नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो सीटेट के पेपर दो होते हैं, सीटेट पेपर 1 होता है, देन सीटेट पेपर 2 होता है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स सीटेट पेपर 2 वाले और वो भी SST वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, मैं यहाँ पर आपको 6 to 8 की NCERT कंप्लीट कराऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री यहाँ पे चलाई हुई है और हिस्ट्री आज ये लास्ट चैप्टर है, ये फिनिश हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री, फिर क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, फिर ज्योग्राफी कराऊंगी, फिर पॉलिटी। फटाफट यहाँ पे मैं सारे आपको जो है फरवरी तक कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आज का जो यहाँ पे चैप्टर है वो है 10, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और क्या किताबें। इमारतें, चित्र और किताबें इसका चैप्टर का नाम है। और मैंने ये आपको कल पढ़ाया था, इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। देखो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल पढ़ाया था आपको, ये सारी चीजें मैंने कल पढ़ाया था ना, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 by 1 सारी क्लास को देख लेना। गर्भगृह, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, अमरावती के बारे में चर्चा की थी, ठीक है ना। सो आज देखो हम जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले अजंता। अजंता की जो गुफा है चित्रकला, ठीक है ना। अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र की, हम उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। चित्रकला, अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्र, ठीक है ना, इन जो है चित्रों के रंग, सॉरी चिले नहीं, इन चित्रों के जो रंग है वो 1500 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपके अजंता में जो चित्रकला की गई है, चित्रकारी, वो जो है आपकी किस रंगों से की गई है, उसमें पौधे और खनिज। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सीटेट में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन EVS में भी बनता है, EVS के भी सब्जेक्ट में, ठीक है ना। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात है। पता नहीं भाई किसने बनाया था, अज्ञात है, कोई मालूम नहीं है कौन है वो बंदे हुनहार जिसने ये यहाँ पर जो है बनाए थे। तो डियर फ्रेंड्स देखो, चित्रकला, आपने अजंता की गुफा के बारे में यहाँ पे जाना होगा। तो अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में, उसमें जो है चित्रकारी उसमें की गई थी, है ना, उसमें जो है चित्रकला थी। तो यहाँ पर देखो वो कैसे बनाई गई थी, जहाँ की पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी आपके वहाँ पर। तो इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए ये विहार थे चित्रकला। इनमें से कुछ का चित्रों द्वारा सजाया, इनमें से कुछ को तो चित्रों के थ्रू सजाया गया था और कुछ उदाहरण दिए गए थे। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, ठीक है ना। और ये लगभग 1500 साल बाद भी चमकदार रहे यहाँ पर अजंता की गुफा की चित्र, ओके। चलिए ये याद रखें कि पौधों और खनिजों से ये बनाए जाते थे। ये रंग कैसे बनाए जाते थे? पौधे और खनिजों से बनाए जाते थे। ये स्टेटमेंट आप अवश्य ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं ये है चित्रकला, ये चित्रकारी की गई है अजंता की गुफाओं में इस तरह से, ठीक है ना। चलिए अभी हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो बात करेंगे पुस्तकों की दुनिया के बारे में, ओके। चर्चा करेंगे पुस्तकों की दुनिया। देखो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर कथाएं तथा देवताओं से क्या है जुड़ी कथाएं यहाँ पर दी गई है, ठीक है ना। ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है शायद, ठीक है ना। आर यू श्योर? अब क्लियर है? हाँ ओके, अब ओके है, ठीक है, क्लियर दिखना चाहिए। देखो पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, यहाँ से ध्यान से, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। करीब कितने? 1800 साल पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जो कि शिल्पाधिकारम की रचना
इलांगो नामक कवि ने की। देखो एक तमिल महाकाव्य जिसका नाम क्या है, सिलपदीकारम, ठीक है ना। एक यहाँ पर आपका तमिल महाकाव्य है जिसका नाम क्या है, सिलपदीकारम। तो इसकी रचना किसने की? पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा, ये है कितने साल पहले से फेमस तमिल महाकाव्य सिलपदीकारम है? 1800 साल पहले। पहला स्टेटमेंट में विचार से क्वेश्चन बनेगा कि विचार कीजिए, तमिल महाकाव्य के बारे में विचार कीजिए। तो ये 1800 साल पहला है। इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की है और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी दी गई है। इसमें कोवलन, इस तमिल महाकाव्य, जो तमिल महाकाव्य सिलपदीकारम है, इसकी रचना इलांगो ने की है और इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर रहा, एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखो पुहार में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। फिर कहाँ पे चले गए? वो मदुरै चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। देखो फिर ये भैया कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। फिर जो है पांडे राजा हुए, उनके दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। ठीक है, राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया, लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है ना भैया, देखो यहाँ पे इस राजा ने तो इसको ही मार दिया। ठीक है ना, तो ये जो है पहले ऐसे ही होता था। बिल्कुल भैया, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिफिकल्ट लाइफ। जी हाँ, बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी। तो यहाँ पर बात करते हैं हम एक फेमस तमिल महाकाव्य की बात की है। करीब यहाँ पे इसकी रचना 1800 साल पहले और इसकी रचना इलांगो नामक एक कवि ने की है, जिसमें कोवलन के बारे में, कोवलन ठीक है ना, एक व्यापारी की कहानी है और कैसे कैसे पुहार में रहता था और जो है अपनी पत्नी कन्नगी को भिक्षा कर रहा है, एक जो है नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। और फिर ये दोनों यहाँ पर मदुरै चले गए। फिर वहाँ पर जो है इनके राजा, जो पांडे राजा हुए, जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। वहाँ के राजा ने इसे प्राण दंड दे दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने भैया क्या किया, इसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो गई क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी और फिर उसने तो भैया क्या किया, मदुरै शहर को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो देखो हम मदुरै की बात कर रहे हैं। मदुरै शहर कहाँ है? यहाँ पर है, यहाँ पर है भैया। ये जो देख पा रहे हैं ना दक्षिण में, यहाँ पर है मदुरै, यहाँ पर ये है मदुरै। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब देखो बात करेंगे सिलपदीकारम से लिया गया एक वर्णन। सिलपदीकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली कि इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं? ये कहानी है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है। सिलपदीकारम से लिया गया एक वर्णन है। देखो आपको पता है कि जैसे राजा ने उसकी डेथ कर दी तो यहाँ पर उसे प्राणदंड दे दिया था, ठीक है ना, कोवलन को। तो फिर उसकी पत्नी जो है उसे प्रेम करती थी, उसने अपनी दुखों के बारे में यहाँ पर अपनी चर्चा की है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, अब ये इम्पोर्टेंट है, एक और तमिल महाकाव्य यहाँ पर हुआ मणिमेखलई। एक और यहाँ पर तमिल जो है महाकाव्य हुआ मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। देखो अभी हमने एक और तमिल महाकाव्य यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है ना, और ये दूसरा यहाँ पर तमिल महाकाव्य है जिसका क्या नाम है, दूसरा है मणिमेखलई। मणिमेखलई को करीब कितने साल देखो उसे 1800 साल पहले लिखा गया था, लेकिन इसे यहाँ पर 1400 साल पहले किसके द्वारा लिखा गया है? इसको लिखा गया है सतनार के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? इसको सतनार के द्वारा लिखा गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें देखो जो कोवलन और जो माधवी है, इनकी बेटी की कहानी है और उसमें उनकी प्रेम की चर्चा थी, ठीक है ना। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तमिल महाकाव्य मणिमेखलई के बारे में विचार कीजिए।
पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कितने साल पहले आया आपका लिखा गया, तो 1400 साल पहले। फिर ये बनेगा कि मणिमेखलाई जो तमिल महाकाव्य है इसकी जो है रचना किसने की, किसने लिखा है, राइटर कौन है, सतनार है। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि इसमें किसकी चर्चा की गई, किसकी कहानी है, तो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है ना, दोनों पॉइंट्स क्लियर है। पहला महाकाव्य हमने पढ़ा तो प्रेम, यहाँ पर इनमें जो है इनके प्रेम के बारे में बताया गया था। अब देखो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई थी, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राचीन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। यहाँ से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनता है कि पुराण के बारे में विचार कीजिए, तो ऑप्शन देगा कि यहाँ पर जो है बताने पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन होता है, बिल्कुल होता है। पुराणों में विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा पार्वती, ठीक है ना, इन देवी देवताओं से जुड़ी कहानी है, सही बात है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा भी, ठीक है ना, इनकी विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां बताई गई है। तो अब हम यहाँ पे पुरानी कहानी जैसे महाभारत हुआ आपके, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है पुराण, पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन में जो कहानियां लिखी गई जैसे महाभारत हुआ, बहुत सारी ऐसे महाकाव्य हैं, ठीक है ना, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। उसका शाब्दिक अर्थ पुराण होता है। इसमें किसकी चर्चा की गई है, किस किस भगवान की, इसको भी याद रखिए, विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा पार्वती, ठीक है ना। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि पुराण कैसे लिखे गए, सरल श्लोक में। अधिकतर सब उन्हें सुन और समझ सके। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु जो है वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ओके, यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम ऋषि ने संकलित किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये बताना है भैया, जो पुराण है और महाभारत है दोनों को ही किस व्यक्ति ने संकलित किया, किसने लिखा, तो व्यास नाम ऋषि ने जो है पुराण और महाभारत को लिखा, संकलित किया। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। महाभारत में भगवत गीता भी है, महाभारत में और क्या है, भगवत गीता भी है। जहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अब देखो, मेघदूत का एक श्लोक दिया हुआ है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता है। मेघदूत, मेघदूत क्या, जो कि कालिदास ने लिखा था मेघदूत यहाँ पर, ठीक है ना। और अभी बात करते हैं मेघ। मेघ का मतलब बादल होता है, दूत मतलब जो कि संदेश वाहक होता है, जो संदेश पहुंचाता है इधर उधर, ठीक है ना। तो मेघदूत का एक श्लोक दिया हुआ है। इसमें एक फेमस रचना मेघदूत ने एक अंश दिया है। विधि प्रेम बरसात के बादल को अपने संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखने वाले रामायण की कथा। रामायण की कथा कौशल की राजकुमार राम के बारे में है। तो रामायण की कथा किसके बारे में, किस राजकुमार के, कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ध्यान रखिए, कौशल के राजकुमार राम के बारे में रामायण की कथा। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, ठीक है ना, 14 साल का, आपको पता है। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका की राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी, बिल्कुल भैया। और वे विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की इस तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अब हमें ये बताइए प्लीज आप कि जो यहाँ पे रामायण है उसके राइटर कौन है, वो है वाल्मीकि। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखें। और इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी है, ठीक है ना। चलिए, आई होप समझ आ गया होगा। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ, आम लोग भी कहानियाँ जो है कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे। वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एक बंदर राजा की कहानी है भैया। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ।
देखो ये बंदर राजा की कहानी है, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लो, अब दिया हुआ चैप्टर में तो यहाँ पे, ठीक है ना। एक समय बंदरों का एक समय महान राजा हुआ, वह हिमालय पर, देखो भैया वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे और आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम ना गंगा नदी में गिर पड़ा, तो बहते बहते वहां पर वाराणसी पहुंच गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उस वक्त नदी में वहां का राजा, वाराणसी का राजा भैया स्नान कर रहा था, तो वह आम उसे मिला। उसने चक्कर देखा और हैरान हो गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि वे इस आम के पेड़ को ढूंढे और यहाँ पर उस राजा को हिमालय की पहाड़ी पर वो ले गए। देखो भैया कहाँ पर, ठीक है ना, कैसे कैसे सारी चीजें। यहाँ पे देखो मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। चलिए, वैसे यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, ये जो कहानी बंदर वाली है। चलिए इसे स्किप करते हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम विज्ञान की पुस्तकें। यहाँ पर बात करते हैं हम विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, ये जो है आपके गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, ठीक है ना, ये जो है आपके ये जो वैज्ञानिक है ये है खगोल शास्त्री और गणितज्ञ वैज्ञानिक आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी, ध्यान रखिए। पहला क्वेश्चन बनेगा, इसमें उन्होंने लिखा कि दिनों रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो है चक्कर काटने से, ठीक है ना, चक्कर काटने की वजह से जो है, एक मिनट, चक्कर काटने की वजह से जो है होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। कहने का मतलब यह है कि भैया पृथ्वी, कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कहने का ये मीन्स है। लेकिन हमें क्या फील होता है कि सूरज घूमता है, हमें फील होता है कि सुबह को सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सूरज अपनी जगह ही रहता है भैया, पृथ्वी ही घूमती है। इसी तरह से दिन और रात की अवधि होती है। ये चीज़ यहाँ पे आर्यभट्ट ने निकाली, खोज निकाली, जी हाँ, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे हम, देखो थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। एक जो है यहाँ पे शून्य है, इसके बारे में बात करते हैं। जो शून्य, ये शून्य भैया कहाँ कब प्रचलित हुआ? ये पहले प्रचलित नहीं था, ठीक है। पहले तो इस तरह लिखते थे, इस तरह, सेकंड थर्ड को इस तरह, अगर 10 बनाना हुआ तो इस तरह यहाँ पर इस संख्या को पहचानते थे, रोमन संख्या है 10, ठीक है। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। रोम के निवासी शून्य का, मैंने कहा ना, अगर रोम के निवासी को 10 लिखना है, 10 गिनती करनी है, तो ये शून्य नहीं लिखते थे, ऐसे 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 ये यहाँ पे किया और बता दिया कि 10 है। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है ना। तो शून्य के बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब थोड़ा सा आयुर्वेद के बारे में भी जान लीजिए। आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 बहुत ही फेमस चिकित्सक थे। एक चरक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चरक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है भारत में आयुर्वेद के 2 फेमस चिकित्सक कौन हुए? एक चरक हुआ और एक यहाँ पे कौन हुआ? सुश्रुत हुआ। एक चरक हुआ, एक सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता उल्लेखनीय पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है चरक संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा। फिर यहीं पर जो है सुश्रुत संहिता एक पुस्तक है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ये किसने लिखी है? देखो यहाँ पे चरक संहिता चरक ने लिखी है, उसके नाम से कन्फर्म है, उसका नाम दिया हुआ है। और सुश्रुत संहिता यहाँ पे सुश्रुत ने लिखी है। ओके, तो यहाँ पे 2 आयुर्वेद हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं हम तिथियों पर, एक नज़र डाल लो। देखो तिथियों पर एक नज़र डाल लीजिए।
इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाएं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथियों की जानकारी दी है। अभी यहाँ पर देखो ये चैप्टर जो हमारे स्टार्ट हुआ था क्लास 6 हिस्ट्री का 2000 की तिथियों से आधारित है। ठीक है, जैसे कि पुरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईस्वी पूर्व है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ठीक है ना, कुछ तिथि है कि पूरा पाषाण काल कब आया, मेहरगढ़ कब आया, हड़प्पा सभ्यता कब आया, ऋग्वेद की रचना लगभग किस साल हुई, तो ये चीजें यहीं पर देखो। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है। ठीक है, यहीं पर ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है, ऋग्वेद की रचना का काल। यहीं पे महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग यह आपका 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो ध्यान रखिए, हड़प्पा के नगरों का विकास कब माना जाता है, ऋग्वेद की रचना का काल कब माना जाता है, महाजनपद तथा गंगा के मैदानी इलाकों का यहाँ पर कब माना जाता है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए अब देखो इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हमने लौह स्तंभ के बारे में पहले पार्ट था जो, ठीक है ना, पढ़ा था। यहाँ पर लौह स्तंभ जो सदियों से यह टूट रहा है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, तो आपको पता है ना, कुतुब मीनार दिल्ली, ठीक है ना, परिसर में ये आपका स्थित है, मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट है देखो जो आपका मध्य प्रदेश का जो सांची का स्तूप है, सांची स्मारक सबसे फेमस भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित राज्यों में, किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब देखो मैंने गर्भगृह के बारे में पढ़ा था। गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह मंदिरों के शीर्ष पर बनी एक संरचना, 9 मंदिर के अंदर का एक सभागार जहां लोग इकट्ठा होते हैं, 9 मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा सा महत्वपूर्ण बक्सा, 9 बल्कि एक कमरा होता है जहां पे मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। गर्भगृह क्या होता है, एक कमरा होता है, जैसे एक कमरा है, ठीक है ना, तो वहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है भैया जी। अभी देखो हम मंडप के बारे में बात करें। मंडप क्या है, मंडप मंदिरों का एक पवित्र स्थल होता है, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके। स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ है, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती है। तो मंडप क्या होता है, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, वो आपका मंडप है। अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा ना, और क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन भी बनेगा, और स्पेशली मैंने बताया था जो अजंता की गुफा है आपकी मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफा है जहाँ पे चित्रकारी की जाती है, ठीक है ना, तो ये चित्र किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध के अनुयायियों से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में प्रयुक्त रंग, जी हाँ मैंने यहाँ भी बताया था कि अजंता की गुफाओं के पेंटिंग में प्रयुक्त रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं, तो ये पौधे और खनिजों से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में ना सेम टू सेम क्वेश्चन देगा, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। ओके, फाइनली यहाँ पर सीटेट पेपर 2 SST की क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट हुई। कल क्लास 7 की हिस्ट्री यहाँ पर आपके बीच आएगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यू सेशन देखने के लिए यहाँ पर SST के जितने भी स्टूडेंट हैं 6 to 8 की अगर आपको तैयारी करनी है NCERT बेस्ट तरीके से एक एक पॉइंट्स से, ओके, तो फटाफट से भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।